हेलो गाइस, वेलकम टू द पंचशील अकेडमी। माय नेम इज कमल और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर पर। तो बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी किया था। आज हम कुछ मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके कॉज के बारे में पता करेंगे कि क्यों हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर हमें मैग्नेटिज्म मिलता है, उनमें मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को मिलती है। ओके, तो फर्स्ट है हमारा कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर। सेकंड हम बात करेंगे मैग्नेटाइजिंग वेक्टर पर, और देन हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पर या मैग्नेटाइजिंग फोर्स पर, एंड देन फाइनली हम बात करेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी पर। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और हम बात करते हैं सबसे पहले कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर। जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी बोलते हैं, ऐसे वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर मैग्नेटिज्म हमको मिलता है, तो मैग्नेटिज्म के पीछे क्या रीजन है, क्यों हमें उन सब्सटेंसेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो आज उसी कॉज की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, जितने भी मटेरियल हमें नेचर में मिलते हैं वो सारे मटेरियल हमारे मिलियंस ऑफ एटम्स का एक कॉम्बिनेशन होते हैं। और आपने हर एटम के अंदर देखा होगा, इनके स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इनके सेंटर पर आपको नेट पॉजिटिव चार्ज मिलता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, वो इन एटम के डिफरेंट ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं, ऐसे चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन कभी स्टेशनरी नहीं है, वो सबके सब जो न्यूक्लियस हमारा है, उस न्यूक्लियस के अबाउट एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर लगातार क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहां से मान लीजिए आपका भाग के इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, अगर इसका मोशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, मोशन एक्चुअली हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं, तो इनमें मोशन तो है, तो v वेलोसिटी से आपका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे भागते हुए आगे जा रहा होगा। तो हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस के अंदर कि जब भी चार्जेस के मोशन होते हैं, तो मोशन होने के दौरान इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक करंट आई इस डायरेक्शन में क्या हो रही होगी, फ्लो हो रही होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हम कंसीडर करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिलती है, करंट की डायरेक्शन। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मोशन होने की वजह से यहाँ इस एटम के अंदर एक छोटी सी इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रही है। और आपने ये भी स्टडी किया है कि जब जब ये इलेक्ट्रिक करंट हमारी फ्लो होती है, एक लूप बनाती है, और हर एक लूप अपनी एक क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमारे सामने यहाँ एक ऐसा लूप बनता है जहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे रन कर रहा है और आपकी इलेक्ट्रिक करंट ऐसे इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, फ्लो हो रही है। तो जब भी हमको ये करंट कैरिंग लूप मिलता है, ये लूप अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो हम हमारे राइट हैंड थंब रूल से वो मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। और यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है आपकी, उस करंट की डायरेक्शन में हमने क्या कर लिया, हमारे फिंगर्स को, तो यहाँ हमको ये थंब रिप्रेजेंट करता है कि जो ये लूप आपके सामने है, इस लूप में इस थंब की डायरेक्शन में क्या बन रही होगी, इलेक्ट्रिक करंट बन रही होगी। तो बच्चों, यहाँ जब ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई है, तो यहाँ पर थंब के डायरेक्शन में हमको ये मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ मिलता है। ये अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो यहाँ से लाइंस हमारे अंदर जाएगी और यहाँ से बाहर आएगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो थंब है उस तरफ हमें नॉर्थ पोल मिलता है और दूसरी साइड इसका क्या मिल जाता है, साउथ पोल मिल जाता है। यहाँ से लाइंस अंदर और यहाँ से निकलते बाहर और वापस इसमें ऐसे हमें मिलती है। तो जब ये करंट कैरिंग एक तरह से क्या बन गया, आपका लूप बन गया है। और लूप के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जब जब करंट हमारी फ्लो होगी, ये इस तरह से अपने क्या बनाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट करेगा कुछ इस तरह से, और सेंटर वाली लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगी। तो इस तरह से इस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से यहाँ जो करंट फ्लो हुई, इसने अपनी ये मैग्नेटिक फील्ड बनाई और ये इस मैग्नेटिक फील्ड का डाइपोल मोमेंट हमको मिलता है। तो हमारा जितने भी सब्सटेंसेस है, सबके अंदर ढेरों मिलियंस ऑफ क्या है, एटम्स हैं।
हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के क्या हो रहे हैं, मोशन हो रहे हैं, और हर इलेक्ट्रॉन के मोशन होने से इलेक्ट्रिक करंट वहां फ्लो होती है, और वो इलेक्ट्रिक करंट हर एक एटम के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जितने भी सब्सटेंसेस है हमारे, हर एटम का अपना एक क्या बनता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता है। अब ऐसे ढेरों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमको एक मटेरियल में मिलते हैं। तो इन डाइपोल मोमेंट की वजह से हमें क्या मिलेगी, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। यही मेन कोज होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, किसके अंदर, हमारे मैटर के अंदर, हमारे सब्सटेंसेस के अंदर। तो इसको हम 1 बाय 1 पॉइंट में स्टडी कर रहे हैं, जिसका पहला पॉइंट हमने स्टडी किया है, इट कंस्टिट्यूएट्स द इलेक्ट्रिक करंट। नाउ दिस करंट कैरिंग लूप बिहेव एज अ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का मोशन होने से ये इलेक्ट्रिक करंट हमारे यहाँ फ्लो हो रही है। तो एक करंट कैरिंग लूप हमारा प्रिपेयर हो चुका है, और वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि आपका क्या बन गया हो, यहाँ पर एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन गया हो। अब यहाँ जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता है वही हमको मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ साउथ है, यहाँ पर क्या है, नॉर्थ। तो हर एक लूप क्या कर रहा है, मोशन हो, इलेक्ट्रॉन के मोशन होने से उनमें ये डाइपोल हमको मिलते हैं। अब यहाँ जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी मेनली यहाँ पर कितने टर्म्स में से देख सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम अगर बात करें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, तो इसके 3 हमारे पास सोर्स है, किस तरह से जनरेट होती है। तो नंबर 1, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज ड्यू टू, जो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर बना हुआ है इस एटम का, उसके हमारे पास 3 रीजन है। पहला रीजन तो अभी अभी बात की अपन ने कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस ऑर्बिट के अंदर मोशन करता है। तो फर्स्ट रीजन हमको कहता है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक ऑर्बिट के अंदर लगातार कंटिन्यूसली मोशन करते हैं, और उस मोशन से करंट बनती है। देन वो करंट क्या करती है, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दूसरा रीजन यहाँ पर ये देखा जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट विथ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा होगा तो ये अपने एक्सिस पर एक स्पिन मोशन भी क्या होगा, कर रहा होगा। तो स्पिन मोशन करते हुए कहाँ घूम रहा है आपका, यहाँ इस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है। तो ऑर्बिट में घूमते घूमते ये स्पिन मोशन भी साथ साथ करता है। तो थोड़ा मोमेंट हमको इसकी स्पिन मोशन की वजह से भी मिलता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट करवाने के लिए। और तीसरा यहाँ पर होता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। थोड़ा बहुत हमारा न्यूक्लियस की वजह से भी क्या मिलता है, मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिलता है। तो हमारे पास ये 3 सोर्स है इस डाइपोल मोमेंट को क्रिएट करवाने के लिए। अब इसके अंदर हम बात करें, ये जो दोनों रीजन है हमारे, ये बहुत छोटा सा मैग्नेटिज्म बनाते हैं, वेरी लो ना, इतना स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट ये क्रिएट नहीं करते हैं, बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटी में ये क्रिएट करते हैं डाइपोल मोमेंट को। और सबसे बड़ा जो मेजर सोर्स है यहाँ पर, वो मेजर सोर्स कौन है, ऑर्बिटल मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसी भी एटम के अंदर उसका डाइपोल मोमेंट क्रिएट करवाने के लिए। ये बहुत स्मॉल पार्ट हो गया है, इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं। ओके, तो छोटे छोटे क्वांटम मैकेनिक्स वाली बात हो गई हमारी। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट अगर बनाने के लिए हमारा कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो है हमारे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन। यही आपको क्या बना के देगा, यहाँ से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है। तो इस तरह से हमारे पास जो सब्सटेंसेस है, हर एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन के मोशन हमें मिलते हैं, और वो सब्सटेंसेस सारे के सारे क्या करते हैं, अपना अपना डाइपोल मोमेंट क्रिएट करते हैं। ये बात हो गई हमारे फर्स्ट पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं, अब देखिए ऐसे ही मटेरियल हमारे पास हैं जिनमें हमें क्या मिल रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिल रहे हैं। ये एटम, मिलियंस ऑफ एटम कंबाइन है हमारे किसके अंदर, सब्सटेंस के अंदर।
अब किसी एटम का डायपोल मोमेंट, ये मान लीजिए बहुत सारे एटम्स यहाँ पर क्या है प्रेजेंट, किसी का डायपोल मोमेंट हमको इस डायरेक्शन में मिला, किसी का हमको इस डायरेक्शन में, किसी का इधर, किसी का इस तरफ, किसी का डायपोल मोमेंट यहाँ से इस तरफ, किसी का इस तरफ या इस तरफ, किसी का इस तरफ। तो ये मिलियंस ऑफ एटम जो यहाँ पर कंबाइंड है, इन सब का अपना अपना क्या है एक डायपोल मोमेंट है। तो अगर हम एक सब्सटेंस की बात करें तो जनरली वो मैग्नेटिज्म रिप्रेजेंट नहीं करता, और रीजन क्या है कि ऐसे ढेर सारे एटम्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है सारे के सारे, किसी का मोमेंट इस डायरेक्शन का है तो किसी का मोमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन का होगा। दोनों डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन साउथ से कहाँ होती है, नॉर्थ की तरफ। तो एक एटम का डायपोल मोमेंट अगर इस डायरेक्शन का है तो दूसरे का इस डायरेक्शन का, और दोनों ही एक दूसरे को ये क्या कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो इस तरह से इस सब्सटेंस के अंदर ऐसे मिलियंस ऑफ डायपोल हैं जो सबके सब मिलकर एक दूसरे को क्या कर पा रहे हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इसका, वो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इसका जीरो हो जाता है। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस जीरो हो जाता है। ठीक है, सो कोई भी सब्सटेंस हुआ जनरली वो किसी भी मैग्नेटिज्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो रहे हैं लेकिन वो मैग्नेटिज्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। सो नो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम इज ड्यू टू मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन। जब ढेरों इलेक्ट्रॉन मिलकर ऐसे हमको मोमेंट बनाएंगे मैग्नेटिक मोमेंट बनाएंगे, तो इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमको मिलेगा इस सब्सटेंस के अंदर, वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमारा जीरो हो जाता है। ओके बच्चों, चलिए अब कुछ एटम्स ऐसे होंगे हमारे इन एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के एटम्स हमारे क्या करते हैं, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल पेयर। अब देखिए ये जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपको यहाँ मिल रहा है ये जीरो क्यों हो जाता है, तो ऐसे बहुत सारे एटम्स हमारे हैं जिनके अंदर पेयर में क्या बनते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखिए हीलियम की बात करें हम तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, और इसके अंदर यहाँ पर पेयर में क्या है, इलेक्ट्रॉन से। अब अगर पेयर में किसी एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है तो इनका जो नेट मूवमेंट हो जाता है वो नेट मोमेंट ये क्या कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं। इस तरह से ये इस तरह के जो सब्सटेंसेस होंगे ये कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, जो अपना नेट मैग्नेटिक मूवमेंट रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे हैं जिनके एटम मिलकर अपनी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट को एक दूसरे से कैंसिल आउट कर लेते हैं पेयर में होने की वजह से। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं हमारे पास, बट इन एटम्स ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट के एटम्स अपना नेट मूवमेंट कैंसिल आउट नहीं करते हैं। सो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट कैंसल्ड लाइक पैरा एंड फेरोमैग्नेटिज्म। कुछ मटेरियल हमारे पास ऐसे हैं जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये ऐसे सब्सटेंसेस है जो अपना नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं करते हैं। इनमें पर यूनिट वॉल्यूम पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट हमको मिलता है। ये हमारा कोई सब्सटेंस है, इसके बहुत सारे एटम्स है, किसी का मोमेंट इस डायरेक्शन में है, किसी का इस तरफ, किसी का मोमेंट इस तरफ। इस तरह से हमारे पास ये बहुत सारे एटम्स हैं जिनका अपना एक डिफरेंट डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। अगर हम यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम पर अगर पर क्यूबिक मीटर पर इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स हम लोग ढूंढे तो लगभग हमको मिलेंगे वो 10 टू पावर 20, ठीक है, 28 29 के समथिंग भी हमको एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पर मिलते हैं। तो ये सब एटम्स मिलकर इसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या नहीं करते, कैंसिल आउट नहीं करते। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इनका जीरो नहीं है। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं हमारे, वो सब्सटेंसेस अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट बनाएंगे। ऐसे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम बोला करते हैं पैरा और फेरो मैग्नेटिज्म।
तो इस तरह से हमने देखा कि जो सब्सटेंसेस से अपना नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो कर लेते हैं, कुछ पेयर की वजह से कैंसिल आउट कर लेते हैं और कुछ उस मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। स्पेसिमेन ऑफ मैटर। देखिए जब भी एक एटम या एक मटेरियल की हम बात करते हैं तो उसमें करोड़ ऑफ क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। ओके, और करोड़ ऑफ एटम या मिलियंस ऑफ एटम मिलकर क्या बनाते हैं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसे हजारों लाखों एटम कहाँ है, किसी हमारे सब्सटेंसेस के अंदर प्रेजेंट है और सब मिलकर उस मटेरियल के अंदर अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से जनरेट करते हैं। ठीक, अब देखिए जब इनमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे हजारों लाखों एटम्स कहाँ है, हमारे इस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है, जो हर एक अपना क्या कर रहे हैं, मोमेंट क्रिएट कर लेते हैं। किसकी वजह से, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट हमको इस सब्सटेंस के अंदर क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, अब ये जनरली नेट मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट नहीं कर पाते क्योंकि ये अपनी जो मैग्नेटिक मोमेंट है एक दूसरे से क्या कर लेंगे, यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखो बच्चों, अब जैसे ही हम इन पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, या तो इन सब्सटेंसेस को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, ठीक है, या इनके दोनों तरफ हम किसी लूप के थ्रू, कॉइल के थ्रू क्या कर दें, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इन सब्सटेंसेस से लिंक करा दें। बाहर से एक्सटर्नल फील्ड हम इसके ऊपर क्या कर दें, अप्लाई कर दें। उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में इनमें कुछ बदलाव आएंगे। क्या बदलाव आएंगे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक सब्सटेंस जिसके पास ऐसे लाखों करोड़ों क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, उन करोड़ों एटम्स की वजह से। अब इन पूरे सब्सटेंस को आप अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक मूवमेंट को, डायपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। मींस उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स अप्लाई करती है। तो देखो यहाँ पर क्या नया चेंज आने वाला है। सो ऑन एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब भी इन सब्सटेंसेस के ऊपर हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, या इन्हें किसी लूप के अंदर प्लेस करते हैं, क्योंकि लूप भी क्या बनाते हैं, करंट फ्लो करवाओ, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो किसी लूप के अंदर जब इनको रखेंगे या बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, सो ए टॉर्क एक्ट ऑन मैग्नेटिक डायपोल। तो जितने भी डायपोल यहाँ दिख रहे हैं, इन सब के ऊपर एक टॉर्क वर्क करना स्टार्ट कर देती है। ये अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहाँ पर इस एटम का इस तरफ है, यहाँ से एटम का डायपोल इस तरफ है, और अगर आप बाहर से यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जितने भी यहाँ पर डायपोल मूवमेंट्स होते हैं, सबके सब एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करेंगे। और जब ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे तो बताएं जरा क्या होने वाला है। ये हर एक पार्टिकल का ये मैग्नेटिक मोमेंट इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, इसका मोमेंट इस तरफ है, कोई इस तरफ है, कोई यहां से इस तरफ है। इस तरह से ये सभी क्या है, एटम्स यहाँ पर अपना मोमेंट बनाते हैं। अब आपने क्या किया, यहाँ से बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड हमने इन पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी। अगर आप एक्सटर्नल फील्ड यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो हर एक एटम का जो डायपोल मूवमेंट है वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टॉर्क को, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और अपने आप को इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और फोर्स की वजह से वो सब क्या होते हैं, अलाइन होते हैं यहाँ से। सो ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ए टॉर्क act on magnetic dipole and this torque align dipole in direction of external field।
अब ये जो टॉर्क इन पार्टिकल्स पे काम करता है, ये टॉर्क चाहता है कि मैं इन सारे एटम्स को अलाइन करके इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दूं। फोर्स अप्लाई होती है और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जितने भी एटम्स हैं इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने आप को इधर इस तरह से, सारे ना है सही लेकिन कुछ हमारे क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरह से धीरे धीरे ये डायपोल अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरह से अलाइन कर लेते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलना स्टार्ट हो जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा आप, जब भी यहाँ से बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं तो अंदर ये सारे के सारे डायपोल्स भी इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो जितनी एक्सटर्नल फील्ड आपने बाहर से अप्लाई की है वो अपनी जगह, और इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जनरेट होती है और इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड इज लार्जर देन क्या होगी, बी एक्सटर्नल। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बाहर वाले की कंपैरिजन में कैसी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इस पॉइंट को नोट कर लें क्योंकि ये भी क्या बनाएंगे, अपनी मैग्नेटिक फील्ड। डायपोल जितना भी है सब अपने मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। बाहर से भी आपने क्या अप्लाई की फील्ड, अब मटेरियल के बाहर तो कोई डायपोल है नहीं, इसलिए बाहर तो वो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही रहना है जितना आपने बाहर से अप्लाई किया, लेकिन अंदर यहाँ पर इन एटम्स पर एक्सटर्नल भी वर्क कर रही है और साथ ही इनकी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो दोनों की वजह से अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हमको बाहर वाले से ज्यादा यहाँ पर मिलने वाली है। तो जब जब हम इन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सारे अपने डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो डायपोल अलाइन होते हैं ये डिपेंड करते हैं बाहर से आपने कितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पर अप्लाई की। जितनी ज़्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा डायपोल आपके क्या होंगे, ये अलाइन होते चले जाएंगे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए आप देख रहे हैं कि ये जो बाहर से हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है बी एक्सटर्नल, ठीक है, अगर यहां अप्लाई की तो इनके अंदर भी क्या बनी, एक मैग्नेटिक फील्ड बी इंटरनल। ओके, इस तरह से इस पूरे सब्सटेंसेस की नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको कितनी मिल जाना है, तो यहां से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलने वाली है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड, इस पर आते हैं, हमें मिलना है बी नेट इज इक्वल टू बी इंटरनल प्लस बी एक्सटर्नल। इस सब्सटेंस की हमको ये इस तरह से नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां से मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो आते हैं इसके आगे रिलेशन पर, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटाइजिंग वेक्टर पर। देखिए बच्चों अभी हमने बात की है सब्सटेंसेस पर, हमने देखा कि जो हर एक सब्सटेंस है आपका वो कहीं ना कहीं अपना डायपोल यहां पर इस तरह से बना रहा है। तो इस सब्सटेंसेस के ये कुछ डायपोल्स हमने लिए हैं। अब मैग्नेटाइजिंग वेक्टर क्या चीज है, तो मैग्नेटाइजिंग वेक्टर ये कहता है हमें, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर जो मैग्नेटाइजिंग वेक्टर है हमारा वो हो जाता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटाइजिंग, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम। इस सब्सटेंस का एक नेट वॉल्यूम है, इसमें एक छोटा सा वॉल्यूम हमने यहां पर टेकन किया, एक यूनिट वॉल्यूम पर जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमको यहां से मिलते हैं उसका जो रेशियो हमको मिलता है उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग वेक्टर। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग वेक्टर। भैया जितने ज्यादा आप एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे उतना ज्यादा क्या बनेंगे, हमारे यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेंगे। उन्हीं मैग्नेटिक डायपोल की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर एक यूनिट एरिया पर। तो एक यूनिट एरिया पर हमको कितने मोमेंट मिलने वाले हैं, कितने डायपोल मोमेंट मिलने वाले हैं, वो जो नेट मोमेंट है हमारे वही क्या कहलाएंगे, हमारे मैग्नेटाइजिंग वेक्टर। और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं।
तो डाइपोल मोमेंट है, इसका जो यूनिट हमें मिलता है वो हमें मिलता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, पोल स्ट्रेंथ इनटू एल में। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर है और लेंथ के लिए मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हमारे डाइपोल मोमेंट का यूनिट बनता है। वॉल्यूम के लिए हम मीटर क्यूब का यूज करते हैं, तो क्यूब से स्क्वायर ये वाली वैल्यू कैंसिल, तो इसका यूनिट हमको जो मिलता है एम्पियर पर मीटर यहाँ से मिल जाता है। तो एम्पियर पर मीटर की हेल्प से हम इसकी कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, जैसे जैसे आप फील्ड लगाओगे वैसे वैसे आपको डाइपोल मिलते जाएंगे, और इस तरह से पर यूनिट वॉल्यूम पर जो भी हम मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे वो बन जाएगा आपका मैग्नेटाइजिंग वेक्टर, ठीक है बच्चों। चलिए डायमेंशन आप इसके यहाँ से सॉल्व कर लें। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो बात करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलें, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलें या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलें, जो भी आप इसको नेम देना चाहें सारे वैलिड है हमारे इस मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के लिए। अब मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या चीज है, तो बच्चों अभी हमने जो सब्सटेंसेस पे बात की है, जितने भी हमारे सब्सटेंसेस है, ये जो डाइपोल हमारा इटसेल्फ बना रहे थे, इन पर ये कुछ डाइपोल्स हमने यहां ले लिए। अब आप क्या कर रहे हैं, यहां से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस मटेरियल के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक हर बार मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, यहाँ पर ये है मैग्नेटिक फील्ड, हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डाइपोल मोमेंट है ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेंगे, रोटेट होने वाले हैं। तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी यहाँ कहती है कि हमने इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से यहाँ क्या किया है, इनके अंदर कुछ डाइपोल को अलाइन किया, मीन्स इन पर क्या लगा, यहाँ पर टॉर्क। तो जो बाहर से आपने इन सभी मोमेंट को अलाइन करने के लिए जो भी एक्सटर्नल फील्ड यहाँ से अप्लाई की है, वो एक्सटर्नल फील्ड ही आपकी क्या कहलाएगी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज की गई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारे यहाँ क्या कहलाती है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, या इसे आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, इसके यहाँ हमको दो फैक्टर मिलते हैं। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैटर इज ड्यू टू टू फैक्टर। आपकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सब्सटेंसेस के अंदर हमको मिलती है, वो दो फैक्टर की वजह से मिलती है। एक तो इसका इंटरनल फैक्टर आपने पढ़ा है अभी अभी, ठीक है। तो जो इंटरनल फैक्टर है वो क्या कहता है, ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल इन सम मैग्नेटिज्म अक्रॉस आई। अब यहाँ ऐसे ढेरों क्या बन रहे होंगे हमारे मैग्नेटाइजिंग वेक्टर, कहाँ मिलेंगे, इस सब्सटेंसेस, इन सब्सटेंस के अंदर होंगे, और ये सब क्या करेंगे, ये सब हमारे जैसे ही आपने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, उसके दौरान ये सब एक दूसरे को क्या कर लेंगे, जितने भी डाइपोल यहाँ मिल रहे हैं, ये सब डाइपोल इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से यहाँ अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। तो एक तो ये इंटरनल फैक्टर है, अंदर ही कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जनरेट करता है, ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ ऑल द डाइपोल इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर भी यहाँ पर कुछ वर्क करता है, लाइक करंट कैरिंग कॉइल ले लें आप, या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ले लें। हाँ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाना है आपको। तो देखो क्या हो रहा है, करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल भी क्या चीज, अगर मैं इस सब्सटेंस के बाहर यहाँ से एक करंट कैरिंग कॉइल इस तरह से अगर लगा दूं, उसमें अगर करंट फ्लो करवाएं, तो हमको मालूम है ये अपने एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। अब वो एक्सटर्नल फील्ड की तरह वर्क करेगी इस मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, तो कुछ फील्ड वो अप्लाई करेगा और कुछ इसकी खुद की अंदर वाली। तो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलने वाली है इस सब्सटेंस के अंदर, वो कुछ इसके इंटरनल पार्ट ने क्रिएट की, और कुछ बाहर से हमने एक्सटर्नली क्या कर दी है, इसके ऊपर अप्लाई कर दी है, किसकी हेल्प से, ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक
मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की हेल्प से। तो जो बाहर से हम एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हैं ना, इनको अलाइन करने के लिए वो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी आपकी क्या होती है, यहाँ से H होती है बच्चों। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के बारे में। अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जितनी जितनी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी आप अप्लाई करते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पर क्या होते जा रहे हैं, ये सारा का सारा डायपोल हमारा अलाइन होते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बाहर से फील्ड लगाई हमने वो है आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जो इसके अंदर इंटरनली डेवलप हो रही है वो है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों का अगर हम सम कर लें तो यहाँ पर इस सब्सटेंस के अंदर हमको ये बी मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड इस सब्सटेंस की क्या हो जाएगी, मिल जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ये H बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर I बढ़ते जाएंगे, और ये डायपोल अपने आप को इस एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में क्या करते जाएंगे, अलाइन करते जाते हैं। चलिए, इनमें किस तरह का रिलेशन है, हम उस रिलेशन पे आते हैं। तो आपने देखा कि किसी सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक फील्ड बी नेट हमको यहाँ मिल रही है, वो बी नेट दो रीजन से मिल रही है। एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और दूसरा इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड वो खुद डायपोल अपनी बना रहे हैं। तो इस तरह से ये नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। सो बी नेट यहाँ हो जाएगा। इसको ये किसकी वजह से, जो एक्सटर्नल फील्ड है हमारी वो H है, हमने यहाँ सब्सटेंस पे अप्लाई की है, और जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड हमारी यहाँ मिलती है वो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, हमारे मैग्नेटाइजिंग वेक्टर की वजह से। तो इस तरह से हमको ये नेट फील्ड यहाँ मिल जाती है, बी नेट इज इक्वल टू H प्लस I। ये हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मिल रही है। ठीक है, तो दो रीजन हो गए हमारे H और I। इन दोनों ने हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड उस सब्सटेंस के अंदर क्या दी है, क्रिएट की। अच्छा, एक चीज यहाँ देखना, जितना जितना हम H बढ़ाते जाएंगे उतने उतने मैग्नेटाइजिंग वेक्टर जनरेट होते जाएंगे। तो जो बी नेट है वो इन दोनों क्वांटिटी के क्या हो गई, आपकी प्रोपोर्शनेट हो गई। इन दोनों का जो नेट सम है वही आपको उस सब्सटेंस के अंदर क्या गिवन करेगा, बी नेट। ओके, तो बी नेट इज इक्वल टू, इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी हम यहाँ अप्लाई करते हैं, इसको हम बोलते हैं म्यू नॉट H प्लस I, ये अपनी प्लेस पर है। अब जो म्यू नॉट यहाँ आपको मिल रहा है ये है एक कांस्टेंट क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। मीडियम कितना परमिएबल करेगा मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। सो म्यू नॉट इज रिप्रेजेंट द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो इस तरह से बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H प्लस I, ये हमको यहां से मिलता है। ये आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। ओके, और यहां पर जो I है वो आपका कौन है, मैग्नेटाइजिंग वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से बी नेट आपको म्यू नॉट इंटू H प्लस I, ये मैग्नेटिक फील्ड उस सब्सटेंस के अंदर आपको क्या हो रही है, मिल रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो बी नेट इसका रिलेशन हमको मिल जाता है म्यू नॉट इंटू H प्लस I। ओके, अब देखिए ये जो मैग्नेटाइजिंग वेक्टर्स है, ये मैग्नेटाइजिंग वेक्टर भी क्या कैसे बनेंगे, जैसे जैसे आप H बढ़ाते जाएंगे सब्सटेंसेस के ऊपर वैसे वैसे आपके क्या होते जाएंगे, ये मैग्नेटाइजिंग वेक्टर भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। सो I इंक्रीज विथ इंक्रीज इन H। जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड आप बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटाइजिंग वेक्टर भी यहाँ पर आपको बढ़ते हुए मिलेंगे। तो यहाँ से जो I है वो प्रोपोर्शनेट हो जाता है किसके, H के। सो I एंड H आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। जितनी मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाओगे उतने ज्यादा मैग्नेटाइजिंग वेक्टर हमारे सब्सटेंसेस के अंदर बनते चले जाएंगे। ये रहे कोई भी सब्सटेंस, जितनी फील्ड लगाओ बाहर से उतने डायपोल मोमेंट यहाँ पर क्या होंगे, हमारे क्रिएट होते चले जाएंगे। ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट।
तो प्रोपोर्शनेट को यहाँ से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी हम यहाँ लगाएंगे, वो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी हमारी काई, और इस काई को यहाँ पर बोला जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। काई कौन है यहाँ पर हमारा, एक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, और ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपको I अपॉन H। ठीक है, एक यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिट मैग्नेटिक फोर्स अगर मैं किसी सब्सटेंस पर लगाऊं, H की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो काई इक्वल टू कितना हो जाएगा I। तो काई क्या चीज है, तो काई जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है यहाँ पर, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपका मैग्नेटाइजिंग वेक्टर ही है। एक यूनिट मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर जितने उस सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटाइजिंग वेक्टर डेवलप होते हैं, उनकी जो क्वांटिटी होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, काई। किस केस में, इफ H इज इक्वल टू 1। ओके, ये अगर 1 होगा तो हमारा काई किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर I के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से तो ये आपका ससेप्टिबिलिटी हो जाता है, काई इक्वल टू कितने आपके मैग्नेटाइजिंग वेक्टर डेवलप होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, काई इज इक्वल टू आई। कब मिल जाता है, जब आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स इक्वल टू 1 रखते हैं। ओके, चलिए तो इस तरह से हमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस आई, ये हमें मिला। ठीक है, और I इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, काई इंटू H। सो बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस काई इंटू H। सो our B net magnetic field is equal to mu naught into 1 plus chi into H। ये B नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन हमें यहाँ से मिलता है काई परमिएबिलिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स की टर्म्स में। अब देखिए, अगर हम सब्सटेंस ही ना रखें, तो अगर हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई सब्सटेंस ही ना हो तो क्या होगा। सो इफ देयर इज नो मैटर, कोई मैटर है ही नहीं, कोई सब्सटेंस ही नहीं है। ओके, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या है, वैक्यूम। सो इन वैक्यूम, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो मैग्नेटाइजिंग वेक्टर हैं वो जीरो हो जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक सब्सटेंस ही नहीं है, वैक्यूम है, तो जो वहां पर मैग्नेटाइजिंग वेक्टर होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहां से हमारी आई वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फ्री स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमारी हम ले लेते हैं बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई, यहाँ पर क्या हो चुके हैं, जीरो। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, ये हमें मिल जाती है। ठीक है, हाँ, अगर आप मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं तो यही मैग्नेटिक फील्ड हमारी बी एम इज इक्वल टू म्यू एम इंटू एच में हमें मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये थे इनके बीच कुछ रिलेशंस। आते हैं नेक्स्ट हम परमेएबिलिटी पर। तो रिलेटिव परमेएबिलिटी पर हम लोग आ रहे हैं। तो रिलेटिव परमेएबिलिटी क्या है। सो रिलेटिव परमेएबिलिटी आपने पिछली क्लासेस में भी स्टडी की होगी। भाई परमेएबिलिटी मीडियम कितना परमिट करता है फील्ड को बनने के लिए, और जो रिलेटिव परमेएबिलिटी है उसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, एयर के साथ। किसी मीडियम की परमेएबिलिटी अगर आपको कैलकुलेट करने होती है तो वो जो रिलेटिव परमेएबिलिटी हमारी होगी वो हो जाएगी म्यू एम डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। किसी मीडियम की परमेएबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम उसकी रिलेटिव परमेएबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, सो परमेएबिलिटी ऑफ मीडियम इक्वल टू म्यू आर इनटू म्यू नॉट। ये हमें किसी मीडियम की क्या मिलेगी, परमेएबिलिटी। ओके, तो रिलेटिव परमेएबिलिटी जो हमारे यहाँ होती है वो रेशियो हो जाती है परमेएबिलिटी ऑफ मीडियम टू दैट ऑफ परमेएबिलिटी इन फ्री स्पेस। ठीक है बच्चों, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिला B इज इक्वल टू, ये हमें मिला म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई, और आई यहाँ पर हम कितना पुट कर रहे थे, B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई, हमारा कितना था, काई इंटू एच।
सो H यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस काई इंटू क्या मिलेगा आपको H। अब ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये रिलेशन हमारा किसके लिए हो गया, ये अगर हम किसी मीडियम की अगर बात कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इनटू H, और ये हमको मिल जाएगा क्या, किसी मीडियम की नेट मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हमारा म्यू एम परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू हो गया है म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई। ओके, तो इस तरह से हमें क्या मिल गया आपका मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड। अगर यही केस हम फ्री स्पेस की बात करते तो फ्री स्पेस के अंदर B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H प्लस आई। ओके, आई हमारा क्या है, 0 है, तो फ्री स्पेस में ये हो जाएगा B नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H, क्योंकि आई फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए क्या हो जाता है 0। यहाँ पर ये चीज पूरी कैंसिल आउट हो जाती है, डाइपोल मैग्नेटाइजिंग वेक्टर हमें मिलते ही नहीं है। सो B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H। सो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू मीडियम इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, ये रहा BM डिवाइड बाय H। सो इसको लिखा हमने BM डिवाइडेड बाय H, और यहाँ पर कौन है म्यू नॉट, तो म्यू नॉट कितना मिला हमको, यहाँ से H को ले आओ डिवाइड में, सो ये हमको मिलेगा B नॉट डिवाइडेड बाय H। H से ये H क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू B मीडियम डिवाइडेड बाय B नॉट। तो ये आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी हमें मीडियम की मिल जाती है। इसी से आप मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू क्या कर लेंगे आप B नॉट, ये किसी मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से हम सॉल्व कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी। हम जिस भी मीडियम की परमिएबिलिटी को फाइंड करना चाहते हैं उसको रिलेट कर देते हैं हमारे मीडियम से, और इस तरह से उस मीडियम की रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो एक तरह से रेशियो हो गई है हमारा किसका, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम का डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी इन वैक्यूम का। इस तरह से सेम क्वांटिटी का एक रेशियो है, और ये रेशियो जो होगा हमारा एक नंबर है, क्योंकि क्वांटिटी कैसी है, दोनों सिमिलर, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी केवल एक यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं किसी मीडियम की परमिएबिलिटी को, कि वो एयर की कंपैरिजन में कितने टाइम्स हमें मिलने वाली है। सो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट। यहाँ से हम इसकी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसकी जो वैल्यू म्यू नॉट हमारे पास होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 को। आपने एक रेशियो पढ़ा होगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एक कांस्टेंट रेशियो है, इसकी वैल्यू 10 टू पावर -7 होती है, तो यहाँ से हम म्यू नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे रिलेटिव परमिएबिलिटी, आज का हमारा लास्ट टॉपिक, और आज के लेक्चर को हम यहीं पर करते हैं एंड। तो फाइनली हमने देखा कि किस तरह से हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बात की है उनके हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर, जिसके बेस पे पता किया कि मैग्नेटिक फील्ड एक सब्सटेंस कैसे रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने बात की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पर, मैग्नेटाइजिंग वेक्टर पर, और देन इनके बीच में क्या रिलेशन है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे हमने डिस्कस किया, और फाइनली हमने किस पर बात की, रिलेटिव परमिएबिलिटी पर। तो आज का पूरा लेक्चर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कंप्लीटली स्टडी कर ली है। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो शुरू करने वाले हैं, इसका नेक्स्ट लेक्चर, वहाँ हम बात करेंगे डाई, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पर, वो किस तरह से अपने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, तो उसके बाद हम लोग हिस्टेरेसिस कर्व पर भी बात करेंगे। ये दोनों हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं, ऑल दी वेरी बेस्ट।